दोस्तों आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने साइंस का, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, इस चैप्टर को ना आप मेरे साथ साथ पढ़ना। इस चैप्टर को मैं आपको यहीं पे पढ़ाते पढ़ाते ही यहीं पे लर्न भी करा दूंगा और आपको फिर से रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा ध्यान दे के 30-40 मिनट मेरे साथ बने रहना। ठीक, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कि मिल्क को अगर हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो क्या फ़र्क होगा। आयरन पेन या नेल है उसको हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दें तो क्या फ़र्क होगा। ग्रेप्स फर्मेंट कैसे होते हैं, फूड जो है वो कैसे कुक होता है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी वी रिस्पायर। ठीक, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इनमें कुछ ना एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। क्या आता है? चेंज आ जाता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, मेन चीज़। और फिर इसमें बताया जाता है कि अगर ये जो सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस है समवट चेंज। ठीक, फिर यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये याद रखना, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो, हम दो चीज़ें समझते हैं, फिजिकल चेंज पीसी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक, फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी न्यू जो प्रोडक्ट है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। और केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा, आराम से आप समझ लोगे। और उसके बाद जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो होता है वो दोबारा से रिवर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो होते हैं टोटली इरिवर्सिबल, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक, एग्जाम्पल, अगर जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं तो हमें लिक्विड वाटर मिलता है और यही लिक्विड वाटर को फिर से हम जमा देंगे तो आइस हमें मिल जाएगा। तो ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमने एक पेपर को जला दिया, क्या कर दिया? पेपर को जला दिया, तो क्या वो पेपर दोबारा से हमें मिल सकता है? नहीं। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस जो दोबारा से रिवर्स हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस जिसमें इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं और कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता तो वो फिजिकल चेंज, कुछ नई चीज बनी है तो केमिकल चेंज। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक, उसके बाद आपकी आ जाती है ये एक्सरसाइज, ये आ जाती है आपकी सबसे पहले फिगर 1.1 और एक्टिविटी 1.1। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक, उसको बर्न किया जा रहा है। हाँ, अब याद रखना, बर्न, ठीक, एयर, ऑक्सीजन। मैं आपको केमिस्ट्री में कुछ फिक्स चीजें ऐसी बता दूंगा, बस आप उसको कर लेना। आपको कुछ और समझने सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक जैसे मैथ्स होता है ना, उस तरह के फॉर्मूले बता दूंगा। बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। बस आप जैसे अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वैसे ही आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना, वैसे ही आप बायो पढ़ना। ठीक, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं पे बर्न, ऑक्सीजन या एयर की बात हो रही है, ठीक है, बर्न, एयर या ऑक्सीजन की बात हो रही है तो हमेशा किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की, ये याद रखना। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो हमें एक ये व्हाइट पाउडर मिलता है। क्या मिलता है? ये व्हाइट पाउडर, ठीक है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, ये व्हाइट पाउडर हमें ऑब्जर्व किया है। जब भी अगर ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन पूछ ले, ऑब्जर्व क्या किया आपने, तो हमने व्हाइट पाउडर, क्या? व्हाइट पाउडर, बस। ठीक, उसके बाद रिएक्शन लिख लेंगे जो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद आपकी एक्टिविटी 1.2 है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। ठीक है, लेड नाइट्रेट, तो PbNO3 प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया है तो ये क्या बन जाएगा? PbI2 प्लस KNO3। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। मैं आपको एक चीज़ फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक चीज़ ध्यान दिला देता हूँ। अगर आपको केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़नी है और अच्छे से याद करनी है, कहीं पे कोई डाउट ना रहे, अगर 10th लेवल की पढ़ रहे हैं ना तो हमें भाई कम से कम 20 एलिमेंट हमें याद होने चाहिए। 20 एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आपको याद होने चाहिए। ना केवल याद होने चाहिए, आपको उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में
वैलेंसी। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप ये याद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और जिसको अगर याद है वो सारे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक सारे नाम लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए और वैलेंसी मतलब लास्ट जो उसका शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो आपके लिए पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। और हाँ, इनके नेगेटिव पार्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं वो भी याद करने पड़ेंगे, वो भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना, वो याद कर लेना, तभी आपको फॉर्मूले बनाने आएंगे। और जब आपको फॉर्मूले बनाने आएंगे तभी आप केमिकल इक्वेशंस बना पाएंगे, तभी आप केमिकल रिएक्शंस कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है, ठीक। और ये फिर आती है एक्टिविटी 1.2, इसमें जिंक ग्रैन्युअल्स ऐड करे हैं, ठीक है। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युअल इन अ कोनिकल फ्लास्क, और उसमें ऐड करा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास HCl, H2SO4 या HNO3 ये ऐड किया जाता है ना, और आपके साथ मेटल हो, क्या हो, मेटल के साथ में अगर ये ऐड किया जा रहा है तो हमेशा याद रखो, फिक्स चीज है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और बन जाएगा मेटल सॉल्ट, ठीक है। बस ये फिक्स है, ये याद रखना आपको। HCl, H2SO4 या HNO3 ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इसी के साथ में अगर मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन निकलती है, ये याद रखना। वैसे हम इसको चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, मेटल्स की जब मेटल चैप्टर पढ़ेंगे ना, मेटल, नॉन मेटल और सॉल्ट्स। लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन से दुश्मन है, हाइड्रोजन को फटाफट वो भगा देता है। मेटल और हाइड्रोजन की 36 का आंकड़ा चलता है, ये याद रखना, ठीक है जी। बस इतना आपको याद कर लिया। हमें क्या मिलता है? इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्या चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक, ये आपको देखना है। और यस, यहाँ पे यस आ जाएगा, और साथ में क्या है, आपको बुलबुले नजर आएंगे, बबल्स नजर आएंगे, वो किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के। किसके? हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई भी चीज, क्या कोई भी रिएक्शन अगर हुई है, वो कैसे हमें पता लगेगी? इनमें से कोई एक ना एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, क्या? या तो स्टेट में चेंज हुआ होगा, स्टेट में किससे? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर एक्वस, ठीक है। या फिर कलर चेंज हुआ होगा, आप कलर चेंजेस देख सकते हो, अलग अलग रिएक्शंस आपने देखी होंगी, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारी गैसेस निकलती है, अलग अलग आप पढ़ोगे, अभी आपने देखा कैसे हाइड्रोजन गैस निकली थी, है ना। चेंज इन टेम्परेचर, क्या अगर क्या होगा, जो भी बीकर है या फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब है, वो क्या होगी? गर्म हो जाएगी, तो या गर्म हो जाएगी या कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये हमें पता लगता है। ये फैक्टर्स हैं, इसी से पता लगता है क्या हुआ है, केमिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज हुआ है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? या तो स्टेट में चेंज हुआ होगा, या कलर में, या गैस में, या टेम्परेचर में। कैसे याद करोगे? GSTC, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद आती है केमिकल इक्वेशन। क्या आता है? केमिकल इक्वेशन। मैंने अभी बताया आपको 20 एलिमेंट याद कर लेना, 20 एलिमेंट याद कर लोगे तो उनके आपको सिंबल याद होंगे। तो केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं? सिर्फ सबसे पहले नाम होता है, नाम लिखते हैं, और दोनों तरफ के नाम लिखते हैं, पहली चीज। और बस तुम्हें याद करना है ना, वही वो मेन जो चीज है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ज्यादा इसमें कथा कहानी के भी हम चक्कर में पड़ेंगे नहीं। सबसे पहले क्या है, आपका जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज बनती है, क्या जो नई चीज बनती है, न्यू थिंग इज फॉर्म या न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। और जो है रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। बस इतना याद करते हैं। और ये एरो लगाई जाती है, बीच में क्या लगाई जाती है? एरो लगाई जाती है, ठीक है। देखो, जो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज के अंडरगो होंगे, मतलब जिनका केमिकल चेंज होगा, उनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। मतलब जो राइट हैंड साइड है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सिंपल, कुछ नहीं, केमिकल इक्वेशन में क्या लिखते हैं? सिंबल्स। क्या लिखते हैं? सिंबल्स, ठीक है। ये मैग्नीशियम का सिंबल, ये ऑक्सीजन का सिंबल, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल। एक चीज का याद रखना, जितनी भी गैसेज है ना, क्या गैसेस, ठीक, गैसेस हमेशा आपको इस तरीके से मिलेंगी, O2, N2, Cl2, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन O2 लिखी जाएगी, ना कि O। नाइट्रोजन को हम लिखेंगे N2,
क्लोरीन गैस निकलेगी तो Cl2, ये याद रखना, ये हमेशा अपनी डाई एटमिक स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, डाई एटमिक स्टेट में प्रेजेंट होती है। क्यों? स्टेबिलिटी के कारण, तभी ये स्टेबल होंगी, राइट। तो बस ये याद रखना है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो नोट डाउन करते रहो, आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। बिल्कुल मक्खन जैसा आप पढ़ने वाले हो, ठीक है जी। आगे बढ़े तो सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, और ये बीच में क्या होती है, एरो होती है, ठीक है। अब क्या है बैलेंस्ड, क्या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मैं ये मानकर चलता हूँ आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी, और हाँ इसमें आपकी गलती नहीं है, क्या हो सकता है आपको पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिला हो, या कोई आपकी मजबूरी रही हो, कुछ भी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपको ये सीखना 2 मिनट में मैं आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना। आपको काउंटिंग आती है, काउंटिंग तो आती ही होगी, ठीक है, बस वो समझना है। और ये समझ में आना चाहिए कि जो अभी 20 एलिमेंट याद करोगे ना, बस उस 20 एलिमेंट से आपको समझ में आएगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि हम हमेशा रिएक्शन को देखेंगे, क्या देखेंगे, रिएक्शन को देखेंगे। देखो यहां पे क्या प्रेजेंट है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। वो सारे अपने कॉम्बिनेशन में क्यों ना हो, हमें अलग अलग लिखना है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में भी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखो यहां पर भी सेम चीजें होंगी, यहां पर भी सेम चीज होंगी, बस वो जो रिएक्ट होके जो चीजें बनेंगी वो डिफरेंट हो जाती है, बेसिक एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। हाँ नेचर अलग अलग हो जाता है बाद में, ठीक। अब हमें सिर्फ इनकी गिनती करनी है। यहाँ पे जिंक कितना था, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पे जिंक कितने हैं राइट हैंड साइड में, इसकी बात करो, 1, सल्फर कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब देख लो एक बार, 4 4, सल्फर 1 1, जिंक 1 1, हाइड्रोजन 2 2, बस। तो ये एक क्या है, बैलेंस्ड है। ये क्या है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड। अब हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे जो अनबैलेंस्ड का होगा। ये अनबैलेंस्ड है, यहां पर हम आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, FeH और O, FeH और O, ठीक है। अरे लिख जा भाई, लिख जा, ठीक। ये यहां पर Fe कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, Fe कितना है, 3, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। बस जो अनबैलेंस्ड है आप वो पकड़ के चलो, और जो बैलेंस्ड है उसको अभी छेड़ना नहीं है, ठीक है। अनबैलेंस्ड मैं Fe को पकड़ के चलता हूँ, यहाँ 3 Fe हो गए, यहाँ 3 से आगे 3 लिख देता हूँ, ये फिर 3 Fe हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 3 Fe हो गए, तो ये बैलेंस हो गया। अब हमें ऑक्सीजन को करना, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूँ तो ये कितने हो गए, 4 O2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हो गए, 4, Fe कितने हो गए, 3, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो गई, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, ठीक है, क्या हो गए, 8। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 8, ठीक है। तो अगर 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे हमें, 8, ठीक। तो यहाँ भी आप 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4, 4 2 जा 8, 8, ठीक है। तो अब ये आप देखो 8 4 3 3 8 4 बैलेंस होगा। इसी तरीके से बस आपको काउंटिंग आनी चाहिए और आपको सिंबल्स अच्छे से पता होने चाहिए, आप आसानी से इसको कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करना, ये पूरी की पूरी जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए प्रैक्टिस होगा। क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे होगा, ठीक। देखो ठीक, ये है फाइनल रिएक्शन जो हम ऊपर करके आए, ठीक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल स्टेट्स। आपको अभी तक आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ी थी ना, बस एक और चीज होगी एक्वस। क्या, एक्वस। एक्वस कुछ नहीं होता, बस पानी मिला हुआ को एक कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस। क्या, पानी मिला हुआ कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस। बस सॉलिड आपको पता होगा, लिक्विड आपको पता होगा, गैस पता होगा, बस एलिमेंट लिखा होता है, ठीक है। उसके साइड में ऐसे एस या जी, ये क्या होती है, उनकी स्टेट्स। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इन स्टेट्स को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एरो के ऊपर पे हमें कुछ चीजें और नजर आती है। क्या नजर आती है, कुछ चीजें नजर आती है, जैसे कि ये क्या है, 340 ATM। मतलब कुछ रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, कुछ रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हमें सर्टेन प्रेशर या फिर
टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ लिखा जाता है? एरो के ऊपर। बस इतना याद रखो। और क्या आपको दिख सकता है? और आपको दिख सकता है कैटलिस्ट। क्या? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। अब कोई लोग कहेंगे कि भाई स्लो भी कर देते हैं। हाँ भाई, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फास्ट कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और सिंपल एग्जांपल में ये समझो कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, अगर उनके बीच में चिंगारी लगी हो, जो उनकी चिंगारी को पूरा आग बना दे। क्या बना दे? आग बना दे। तो वो कौन होता है? कैटलिस्ट। क्या होता है? कैटलिस्ट। ठीक है जी। वैसे ही रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? आपका कैटलिस्ट। ठीक, ये रिएक्शन आप देख सकते हो। ये किस चीज की रिएक्शन है? अगर किसी को कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपने पढ़ी होगी। इनिशियल लेटर पी से शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैग्नीशियम रिबन को हम रब इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों रब किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम, जितने भी मेटल होते हैं ना, वो फास्ट रिएक्टिव होते हैं। उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ऑक्साइड की लेयर को जैसे ही हम उसको अगर रब कर देते हैं तो ऑक्साइड की लेयर हट जाती है और रिएक्शन हमारी बढ़िया से हो पाती है, अच्छे से हो पाती है। अदरवाइज इम्प्योरिटी आ जाएगी और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो सही से नहीं मिलेगी। मैग्नीशियम रिबन अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगी। ये सारे आपके लिए एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको खुद से करनी है। क्या करनी है? बैलेंसिंग। ठीक है, नहीं आए तो मुझे बता देना, कमेंट में बता देना, मैं करता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ सिंबल लिखने हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 ऊपर ये है, ये रहा, प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4। उसके बाद सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट विद टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये आप आसानी से बता सकते हो। एक्वश बताया था ना, इन वाटर, 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 इन वाटर, एक्वश। कंडीशन है बस एक्वश। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है जी, रिएक्ट विद HCl फॉर्मिंग क्या? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। बस ये याद रखना है। जो आपने स्टेट्स पढ़ी थी ना, बस वही है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत आसानी से पढ़ेंगे। वैसे तो आपकी ये 4 टाइप है। ठीक है, उसको बस ध्यान से पढ़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम बता रहा है ना, कोई चीज़ क्या हो रही होगी? कंबाइन। क्या हो रही होगी? कंबाइन। कंबाइन, बस याद रखना। कोई चीज़ जुड़ रही है, मिल रही है, जुड़ रही है। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या होगा? ये जो है ना रिएक्टेंट साइड में आपको 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। क्या? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। और आपके जो प्रोडक्ट साइड में वो एक चीज़ होगी। क्या होगी? एक चीज़। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी, वो मिल के क्या बनाएंगी? एक चीज़ बना रही होंगी। तो वो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे मैं पूछता रहूँगा कि ये किस टाइप की है, किस टाइप की नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है क्विक लाइम। अगर क्विक लाइम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है स्लेट लाइम और हीट। CaOH को हम स्लेट लाइम कहते हैं, CaO को क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है जी। अब ये हीट निकल रही है ना, ये भी याद रखना। अभी बस इतना याद रखना, हीट निकली है कहाँ पे? प्रोडक्ट साइड में। ठीक, उसके बाद एक और रिएक्शन है कि CaOH को अगर हम CO2 से साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो नॉर्मल नाम है वो है मार्बल। कॉमन नेम क्या है इसका? मार्बल। तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिल गई हैं, क्विक लाइम, स्लेट लाइम और मार्बल। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, कोई भी चीज़ बर्न हो रही है, मैंने बताया था बर्न मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर कार्बन को बर्न कर रही है, कोल मतलब कार्बन, कार्बन को बर्न करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। बहुत सिंपल है। जहां भी हाइड्रोजन आपको दिख जाए, तो प्रोडक्ट साइड में आपको वाटर तो जरूर निकालना होता है 99% केसेस में। ठीक है जी, ये याद रखना। H2 प्लस O2 को कंबाइन कर देते हैं। ये हमारा प्यारा क्या है? पानी। पानी जो आप पीते हो, अच्छे से पीते हो या नहीं पीते हो? दिक्कत हो जाती है अगर टाइम से नहीं पीते हो। अब यहाँ पे एक चीज़, अभी हमने सारी रिएक्शन देखी, बर्निंग वाली देखी, जलने वाली देखी, तो इसमें क्या हीट निकलेगी? क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। हीट इज रिलीज फॉर द फॉर्मेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ में आपको क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। जब हीट निकलती है प्रोडक्ट साइड में तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। ठीक है, नाम से याद रखना। एक्स मतलब वही एक्स। ठीक है, जो तुम समझ रहे हो वही एक्स।
एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। वैसे भी एक्स का काम होता है छोड़ के चले जाना, तो बस वो छोड़ के जा रही है। क्या छोड़ के जाता है यहाँ पे, हीट। क्या हीट, किस साइड में दिखेगा आपको, प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट साइड में दिखती है हीट, क्या दिखती है, हीट दिखे आपको प्रोडक्ट साइड में, तो किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहचानने का तरीका है ये, ठीक है। उसके बाद ठीक, ग्लूकोज विद ऑक्सीजन रिएक्शन हुई, CO2 और H2O निकली और एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। याद रखो। अब ये एक और चीज है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अरे सांसें लेते हो, गरम गरम सांसें निकलती है ना, तो क्या है वो, गर्म रिएक्शन है, उसमें एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, ठीक है, ये याद रखना। C6H12 को जब हम O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो CO2 और H2O निकलती है। अरे ऑक्सीजन लेते हैं यार, अंदर हमारे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन हमने लिया, उसके साथ रिएक्शन हुई तो क्या निकला, CO2 और H2O। CO2 निकला तो नाक से बाहर, ऑक्सीजन नाक से अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सारे एग्जांपल किसके हैं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ठीक। उसके बाद आपके पास ये है एक फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमने लिया। देखो ये क्रिस्टल्स आता है ना वर्ड, तो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ये क्रिस्टल वर्ड आए तो इसका क्या मतलब है। अगर हमने हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम विद अ बर्नर इन द स्पिरिट लैम्प और स्पिरिट लैम्प, अब ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल। क्या करना है, कलर। मैंने बताया था केमिकल चेंज, क्या फिर से रिवाइज करो, क्या केमिकल चेंजेस होंगे वो डिटरमाइन करने के क्या फैक्टर्स हैं, या तो कोई गैस निकल रही होगी, चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, और या फिर चेंज इन कलर, ठीक। फेरस सल्फेट को अगर हमने हीट करा तो हमें क्या निकलती है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है SO2 और SO3। इस गैस का नाम याद रखना, SO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CBSE में बार बार आ जाता है ये। जब क्रिस्टल्स बोला जाता है ना, क्या क्रिस्टल्स, तो ये .7H2O, .12H2O, .2H2O, .10H2O, ये आपको जरूर मिलेंगे। अब हमने हीट करा तो पानी तो सारा उड़ गया, हीट करने पे पानी उड़ जाता है ना, देखो, ठीक है, हीट करने पे पानी का सारा उड़ गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, हीट जब ऊपर इस साइड में लिखी हुई है ना, एरो के ऊपर अगर हीट लिखी हुई है, इसका मतलब हीट का हमने यूटिलाइजेशन किया है रिएक्शन को फॉर्म कराने में, रिएक्शन को कैरी आउट कराने में, ठीक है, ये याद रखना। अगर रिएक्शन इस्तेमाल हो रही है रिएक्टेंट साइड में, अगर हीट इस्तेमाल हो रही है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, रिएक्शन को होने में अगर मदद कर रही है, तो वो कौन से टाइप की रिएक्शन बन जाएगी, वो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, फिर वो होगी एंडोथर्मिक। क्या होगी, एंडोथर्मिक। सिंपल है, अगर हीट इस्तेमाल हो रही है रिएक्टेंट साइड में, कहाँ, रिएक्टेंट साइड में, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट साइड में निकलती हुई दिखे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल है, ठीक है। SO2 गैस, ठीक है, ये बहुत ही पंजेंट होती है, सफोकेटिंग होती है, सांस नहीं ली जाती है, इसमें नहीं ले सकते, बहुत ही ज्यादा घबराहट बेचैनी होती है, ये याद रखना भाई, ठीक है। ये सब पूछ लेता है भाई, A से B से C, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बस यही चीजें आती हैं, ये गैस निकल रही है, वो गैस निकल रही है। ये देखो SO2 गैस समझ लिया, हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके, SO2 वाली गैस पढ़ चुके, H2 गैस पढ़ चुके और O2 गैस का पढ़ चुके, याद रखते ना। उसके बाद इसी तरीके से कैल्शियम, एक सेकेंड, हाँ, हम सेकंड टाइप मैंने बताना रह गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई भी चीज टूट रही है, क्या हो रहा है, कोई भी चीज टूट रही है दो या दो से ज्यादा चीजों में, कोई भी चीज टूट रही है दो या दो से ज्यादा चीजों में। बस पहचानने का तरीका क्या है, रिएक्टेंट साइड में आपको एक चीज मिलेगी और प्रोडक्ट साइड में दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेगी, बस पहचानने का तरीका इतना है। अब एक चीज मेरे को बताना, अगर कोई भी चीज को हम तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ, क्या, कोई भी चीज अपनी ही स्टेट में रहती है अनलेस एंड अनटिल कोई भी बाहर से फोर्स अप्लाई अगर ना हो तो यहाँ पे अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स मारने पड़ेंगे, जैसे हथौड़ा मार देना, किसी चीज को फोड़ना है, तोड़ना है, तो हथौड़ा, एक्सटर्नल फैक्टर हैमर। तो ये जो हैमर है ना, ये हैमर, ठीक, ये हैमर आपका इस केस में क्या है, हीट। क्या, हीट, याद रखना। जब भी हीट अगर इस्तेमाल हो रही है तो वो जो प्रोसेस होगा वो होगा थर्मोलिटिक प्रोसेस, थर्मोलिटिक या थर्मोलिसिस, ठीक है। अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है किसी चीज को तोड़ने में तो वो थर्मोलिटिक प्रोसेस। अगर आगे हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ये देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट पाउडर को अगर हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में डाल दें तब क्या होगा, देखिए, लेड नाइट्रेट को हीट करा तो रिएक्शन कौन सी है भाई, एंडोथर्मिक, ठीक। टूट रहा है तो
एक और टाइप हो गया, कौन सा टाइप हुआ, कौन सा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डिकम्पोजिशन। कौन सा? डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो एक तो ये लेड ऑक्साइड निकालेगा और पीछे में क्या निकाला था? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। कौन सी गैस? NO2 गैस। कौन सी गैस? NO2 गैस और O2। NO2 गैस और O2। NO2 गैस जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। याद रखना है। ठीक है, क्या करना है? याद रखना है। फिर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जल्दी आओ, जल्दी इसे समझो। जब हम अगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, क्या कर दें? पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, एनोड कैथोड लगा दें और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दें, किसमें? पानी में, तो पानी आपका दो चीज़ों में टूट जाएगा, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एनोड और कैथोड, जल्दी बताओ एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, कमेंट में बताओ। एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? H2 और O2। H2 और O2 में ये टूट जाता है, फिर से टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन। इस्तेमाल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। पिछला वाला क्या था? थर्मोलिसिस। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। फिर हम AgCl अगर हम इस पर सनलाइट अप्लाई करें, सनलाइट में रख दें, धूप में रख दें यार, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है किसमें? सिल्वर और क्लोरीन गैस में। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी टूट जाता है किसमें? सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। सिंपल है। अब यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो रही है? सनलाइट। क्या हो रही है? सनलाइट। तो जब सनलाइट इस्तेमाल हो तो हम उसको क्या कहेंगे? फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस। तीन चीजें पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी? थर्मोलिसिस। अगर आपको याद है तो कमेंट कर दो। थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस अभी पढ़ा, और इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, याद रख लेना। अगर यहां तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, बहुत मेहनत लगती है भाई एक एक चीज समझाने में। ठीक है, ये आप खुद करना। X को यूज कर रहे हैं किसमें? व्हाइट वॉश में। चूना, ठीक है, चूना CaO जैसा कुछ शायद पढ़ा था तुमने ऊपर। ठीक है, और नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ X नेम्ड इन विद वाटर। किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक, आपने वाटर के साथ रिएक्शन अभी पीछे पढ़ी है यार, पढ़ी है। क्या बता दूं? अभी बता दूं? चलो बता देता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम चूने को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो CaOH ट्वाइस बनता है और क्या निकलती है? हीट। पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम why the amount of the gas collected in one of the test tube in the activity 1.7 double the amount collected to the other? क्यों? आ जाओ पीछे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि जब H2O को तोड़ते हैं तो हमें H2 और O2, ठीक है, मिलते हैं, लेकिन एक गैस जो है वो एक गैस एक रेशो में अगर मिल रही है तो दूसरी गैस डबल रेशो में क्यों मिलती है? देखो, बैलेंसिंग कर लें एक बार, क्योंकि अभी बैलेंस तो है नहीं है। 2H2O। अब तुम खुद देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये 2:1 में है, मतलब अगर ऑक्सीजन का रेशो अगर 1 है तो हाइड्रोजन आपकी डबल निकलेगी। ठीक, तो ये बैलेंसिंग जब हम करते हैं तब हमें पता लगता है, और इससे हमें चीजें पता लग जाती है। और कौन सी गैस है जो डबल निकल रही है? वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आपकी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। एक दूसरे को भगा देता है। क्या करता है? एक दूसरे को भगा देता है। क्या करा हमने? ए जो है सिंगल रहेगा। अब ये याद रखना, अगर सिंगल किसी को उसके सॉल्यूशन में से निकाल के खुद ऐड हो जाता है और उसको बाहर भगा देता है, ठीक है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आ जाते हैं एक्टिविटी पर, फटाफट रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हमने आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया तो आपका ये क्या करता है? कॉपर को बाहर भगा देता है और खुद का सल्फेट बना लेता है, खुद का सॉल्यूशन बना लेता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना लेता है। देखिए आयरन नेल को हमने डाला क्योंकि ब्राउन इन कलर है,
ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है और आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया किसको कॉपर को, कॉपर के खुद के सॉल्यूशन में से। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ने भी भगा देगा, PbCu को भी भगा देगा। अब ये सब कहां से पता लगेगा कौन किसको भगा सकता है? याद करो याद करो याद करो, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ये किससे पता लगता है? रिएक्टिविटी सीरीज से। स्क्रीन पर लगा दूंगा, याद कर लेना भाई, उसी से पता लगेगा कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं। फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है? सब अपने अपने सॉल्यूशन में है, लेकिन अपने वाले से संतुष्ट नहीं है। ठीक है जी, तो क्या है? AC प्लस BD। ठीक, B D के साथ रिएक्ट कर गया और A C के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो बस इतना ही समझ लेना है हमको। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल दे दिया है आपको। जो पॉजिटिव पार्ट है इसका इसके नेगेटिव पार्ट से, और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से बस क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। बेरियम सल्फेट वाली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्म होता है? हमें एक तरह का प्रिसिपिटेट। क्या है? प्रिसिपिटेट। ठीक, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ये एक तरह का इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जिसको हम प्रिसिपिटेट बोल देते हैं। व्हाइट कलर के PPT किसके? BS सल्फेट, बेरियम सल्फेट के। किसके? बेरियम सल्फेट के। ठीक है जी, आगे बढ़े। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे मैं बताऊं बस वैसे कर लेना। एक बात ध्यान से यहां समझ लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, अगर ऑक्सीजन क्या, देखो केमिस्ट्री में ना एक चीज याद करा करो, दूसरी ऑटोमेटिक याद होती है। दोनों याद करने जाओगे तो दिमाग का बिल्कुल भन्नाटा जीरो हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो रिडक्शन। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को, अरे हाय रुक जा भाई रुक जा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर रहे हैं और इसमें क्या है? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। एक बार लिख लेता हूं, हाइड्रोजन को अगर ऐड कर रहे हैं तो रिडक्शन, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, नंबर, डिक्रीज इन नंबर। ठीक, या वैलेंसी बोल लो, वैलेंसी इंक्रीज हो रही है और वैलेंसी डिक्रीज हो रही है, बस ये याद रखना। अगर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब 0 से 2 हो रहा है या -1 से 0 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और यही अगर उल्टा चल रहा है, जैसे 2 से 0 हो गया, ठीक है, या 0 से -1 हो गया, अगर कम होता जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। एक और चीज याद रखना, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसका खुद का रिडक्शन होता है, और इसी तरीके से कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। बस ये याद रखना भाई, फिर से बोल रहा हूँ, वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी ना, 20 एलिमेंट याद करो, 20 एलिमेंट याद करो, वैलेंसी भी तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाओ, कॉपर प्लस CO2 फॉर्मिंग CuO। ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कॉम्बिनेशन? हीट इस्तेमाल हो रही है ना, तो कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। ये याद करो बार बार भाई, कहीं भी एग्जांपल मिले वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कॉपर पाउडर जो है बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं। वाई हैज द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? ये जो ब्लैक सब्सटेंस है, अरे यार कुछ नहीं है, घर में जो तांबे की चीजें होती हैं, ठीक है, काली पड़ जाती है ना, बस वही बोल रहा है ये। क्यों, कैसे पड़ जाती हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके, क्या करके? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ठीक, उसके बाद तुम्हारी ये क्या है? CuO प्लस H2, और इसको हीट कर दिया तो Cu प्लस H2O।
अब तुम्हें एक चीज को देखना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझ लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, फटाफट यहाँ आ जाओ। ये देखो क्यूपर CuO कॉपर ऑक्साइड, तुम्हारी तरीके से बोल लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्मिंग Cu प्लस H2। बस एक चीज याद रखना, जितनी भी डाइएटमिक गैसेज हैं, डाइएटमिक गैसेज पहले ही बताई थी यार, ऐसे लिखा रहेगा H2O2 N2, ठीक है। इनकी जो वैलेंसी हमें जीरो लेनी है, क्या लेनी है? जीरो। जब ये अकेले हैं और डाइएटमिक स्टेट में है तो इनकी वैलेंसी क्या लेनी है? जीरो। और कोई अकेला है, अकेला मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे Cu लिखा है, सिर्फ Cu लिखा है, Zn लिखा है, ठीक है, Pb लिखा है, कुछ भी लिखा है, Pb लिखा है, तो इसको भी हमें क्या करना है? इसकी भी क्या लेके चलनी है? जीरो लेके चलनी है। क्या लेके चलनी है? जीरो लेके चलनी है। आए कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन है, आ जाते हैं यहाँ पे जब ये एक तरह के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे CuO, O की वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, 20 एलिमेंट याद है तो -2 और कॉपर की +2, ठीक, +2 और -2। H2 मैंने अभी भी तुम्हें बताया, जब वो अकेले प्रेजेंट है डाइएटॉमिक गैसेस में तो H2 की हम लेके चलेंगे क्या? जीरो। H2 की जीरो, इसकी +2 और इसकी -2, ठीक है। यहां आ जाए, जब मैंने कहा अकेले प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? अकेले प्रेजेंट हो तो उनकी क्या होती है? जीरो। अगर अकेले मेटल्स प्रेजेंट हैं तो उनकी जीरो हो जाती है। डाइएटॉमिक गैसेस की भी हमें जीरो लेके चलनी है। बस ये दो बातें याद रखना, बस ये दो बातें याद रखनी है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की +1। देखें कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन हुआ, अभी तुम्हें बताया। अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। देख लें एक बार, यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन 0 और यहाँ पे क्या हो गया? +1। क्या हो गया? +1, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से कॉपर यहाँ पे क्या था? +2। क्या था? +2। यहाँ पे क्या हो गया? 0, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। हो गया ना, सिंपल। इसीलिए बोल रहा था याद करने बहुत आसान है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आ जाओ यहाँ पे। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन और रेंसिडिटी, यार कुछ नहीं है। देखो एक चीज याद रखना, जो हमारी ये है ना ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन वैसे हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन कहीं ना यही ऑक्सीजन गैस हमारे लिए दिक्कत करती है। कैसे कैसे? देखो आप जितनी भी चीजें हैं, जैसे सिल्वर की चीज हो गई या गोल्ड की चीज हो गई या कॉपर की चीज हो गई, वो काले पड़ जाते हैं ना, ठीक है, काले पड़ जाते हैं। आपको जैसे स्टार्टिंग में आपके मम्मी पापा कुछ गोल्ड वगैरह खरीद के लाते हैं, कितना चमक रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको लगातार यूज करते हैं वो काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है? क्योंकि वो कोरोजन की चपेट में आ जाता है। क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। कुछ नहीं है यार, सिंपल है। अगर ऑक्साइड बना ले, मेटल अपने ऑक्साइड बना ले, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कोरोजन। क्या बोल देते हैं? उस प्रोसेस को बोल देते हैं कोरोजन। और अगर वो ही कोरोजन किसी आयरन का हो रहा है, किसका हो रहा है? आयरन का, तो हमने आयरन का एक स्पेशल नाम दे दिया। क्या बोल दिया भाई? रस्टिंग, ठीक है। अरे बचपन से सुनते आ रहे हो यार, जंग लग गई। क्या लग गई? जंग लग गई, ठीक है, लोहे में जंग लग गई, तो वो भी क्या है? ये देखो, आ जाओ समझ लो। देखो जब भी हमने कोई भी शाइनी मेटल लेके आते हैं, शाइनी चीज लेके आते हैं, नई लेके आते हैं, वो जैसे किसकी लेके आए हैं? आयरन की लेके आए हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर आपकी फॉर्म हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी बताया भाई, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये जो इसी तरह की कोटिंग काले पड़ जाते हैं, हरे पड़ जाते हैं, तो कॉपर पे पड़ जाती है, सिल्वर पड़ जाते हैं, ये कैसे कैसे काले पड़ जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? कोरोजन। क्या बोल देते हैं? कोरोजन। ग्रीन हो जाता है आपका कॉपर, ठीक है, और वो सिल्वर काला पड़ जाता है, इसी तरीके से गोल्ड काला पड़ जाता है। तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं यार, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई उनके ऊपर। क्या हो गया? ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई। अब इसके लिए दो कंडीशन जरूरी हैं। क्या? प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये याद रखना बस, ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर। एयर में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन। याद रखना, एक थोड़ी सी फिलोसफी की बात बताऊंगा, मेरे को याद दिला देना, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, बस इसमें इतना ही है। उसके बाद आता है डेंसिटी। अरे कुछ नहीं है भाई, अभी तक हम मेटल्स की बात कर रहे थे, मतलब नॉन लिविंग चीज की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो खाने पीने की चीजें ना, क्या खाने पीने की चीजें, अरे सेब, टमाटर, ये सेब हो गया, आलू हो गया, इसको सबको काट के जब भी रख देते हो, क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं या नहीं पड़ जाते? ठीक है, काले पड़ जाते हैं ना। बस आपको यही याद रखना है, जो भी फैट ऑयल कंटेनिंग फूड है, अगर उनको हम लंबे समय तक छोड़ दें तो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। अभी ऊपर पड़ गया है क्या? मेटल ऑक्सीडाइज हो गए। अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो गया तो उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो गई, ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो गई, ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो गई, उसको क्या बोल देते हैं? कोरोजन।
क्या बोल देते थे, कोरोजन। इस तरह के खाने पीने की चीज़ों पे, फूड मटेरियल अगर ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसी प्रोसेस को बोल देते क्या, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। भाई बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही अंतर है, वो मेटल्स में हो रहा था, ये खाने पीने की चीज़ों में, बस। ठीक है, जो सब्सटेंस इस ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, क्या करते हैं, इस को रोकते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जो उसको रोके। यार एंटी वर्ड का मतलब ही होता है उसको अगेंस्ट काम करने वाला, है ना। मतलब अभी तुम्हें पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तुम क्या हो, एंटी काम करोगे, पढ़ने की बात ही नहीं लाओगे, मस्ती करा लो बस। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन को रोक नहीं पाएंगे, स्लो डाउन कर देंगे। ठीक, तो वो सब क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। उसके लिए जैसे कि हम क्या करते हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसको बैग में रखते हैं, और कोई तरह की गैस होती है, अब फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, जो कि चिप्स के वेपर होते हैं, जो जिस पैकेट में आते हैं उसमें एक गैस भरी होती है, उस गैस का नाम क्या होता है, कमेंट करके बता देना, फटाफट मुझको बता देना। कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्यों चेंज हो जाता है जब आयरन नील डाल देते हैं, क्योंकि बन जाता है क्या, फेरस सल्फेट। क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर को वो बाहर भगा देता है। कौन से टाइप की रिएक्शन है, फटाफट कमेंट करके बताना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आप एक एग्जांपल बता देना, ऊपर आपने देखा ही होगा। अगर Na+O2 को हम रिएक्ट करा रहे हैं, Na2O फॉर्म हो रहा है, CuO+H2O, CuO+H2 फॉर्मिंग Cu+H2O। ये कौन कौन सी, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ऊपर एक बार समझ लेना, फिर बढ़िया से होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर ये पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट। आई थिंक आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं तो भी बता देना, अगर नहीं होते हैं कमेंट कर देना मेरे को, तो मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की अलग से एक वीडियो बना दूंगा, पूरी प्रॉपर बना दूंगा। अगर आपके हो जाते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरीके से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच गए हैं उसके भी आंसर के साथ बता दूंगा। मतलब CBSE की आपकी बिल्कुल पिन पॉइंट तैयारी हो जाएगी। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने जितना बेसिक से आपको बताया है, जितना इजी वे में हो सकता था उतना आपको समझा दिया है। इससे इजी नहीं हो सकता, अच्छे से कर लेना। फिर भी डाउट रह जाएगा, लाइव सेशन ले लूंगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला था कि ये एक तरह का एजुकेशन कंटेंट हम दे रहे हैं, तो इसको ज़्यादा रीच तो मिलती नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अगर कोई सक्षम है तो वो हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकता है सुपर चैट वगैरह के माध्यम से, ताकि ये चीज़ें लंबे तौर पे चल सके। क्योंकि एक एक चीज़ को समझाने में, एक एक वीडियो को बनाने में बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगते हैं। और साथ में जो सक्षम है वो कर सकता है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इतना आप कर देना। क्योंकि जो मेरा मोटिव है, एक एक चीज़ को आपको ना सारा का सारा यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आऊँगा, समझाऊंगा। और जो चीज़ अभी हमने जैसे साइंस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बस इसी तरीके से मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे और SST भी स्टार्ट करने वाले हैं। बस जुड़े रहना चैनल के साथ में, और याद रखना कोई है या नहीं, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।